नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 23 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब ईरान के एक बयान ने इजराइल और अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी हैं और इस बयान में इजराइल के खात्मे की बात की गई है और यह बयान किसने दिया है और क्यों दिया है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, अब ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान का यह दौरा अहम है या फिर महज एक कागजी कार्रवाई है, इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही रशिया के अंदर कुछ खतरनाक डेवलपमेंट हुए हैं और ये डेवलपमेंट इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इस समय ईरान ने एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया है जिस ऐलान के बाद पूरी दुनिया की दोस्तों धड़कनें बढ़ गई हैं और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही जो बीजेपी ये कहती थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मोदी साहब का ये नारा था कि ना मैं तो भ्रष्टाचार करूंगा भैया, ना मेरे पार्टी का कोई सदस्य करेगा, क्योंकि मेरी पार्टी तो वॉशिंग मशीन है। मेरी पार्टी में अगर कोई भ्रष्टाचारी भी शामिल हो जाता है तो वो भ्रष्टाचारी नहीं, देवता हो जाता है, कोई संत महात्मा हो जाता है। लेकिन उसी बीजेपी का एक ऐसा भ्रष्टाचार निकल के सामने आया है कि इस वीडियो में जब आप सुनेंगे डिटेल में तो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और मेरी गारंटी है कि ज्यादातर न्यूज चैनलों पे आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस देश में जो मुसलमान रहते हैं उन मुसलमानों से हिंदुओं को कितनी नफरत है, इस चीज को आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें, जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, उन तमाम खबरों को हम आपको डिटेल बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि ईरान के एक बयान ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल पीछे आप वीडियो देख सकते हैं कि ये इस समय जो सुप्रीम लीडर हैं उनके विशेष सलाहकार हैं। ये खामनेई साहब के भी जमाने में थे, यानी जो आयतुल्लाह खामनेई साहब थे। इसके अलावा ये मुस्तफा खामनेई के भी टाइम पे हैं और उन्होंने एक बयान दिया है और इस बयान में इन्होंने कहा है कि जब तक इजराइल का खात्मा नहीं हो जाता तब तक हम अपना मकसद नहीं भूलेंगे और जो हमारा जिहाद का एजेंडा है वो एजेंडा हम चलाते रहेंगे। अब ये बयान दोस्तों जब इन्होंने दिया, इसी के जस्ट बाद पूरी दुनिया में इजराइल को ये मौका मिल गया बताने का कि देखो, हम तो इजराइल वाले जो हैं वो डील करना चाहते हैं ईरान के साथ, हम तो अमन और चैन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ईरान ही हमारे खात्मे की बात करता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस मीटिंग में जब इन्होंने ये बयान दिया, जो सामने मजलिस लगी थी, उस मजलिस के लोगों ने नारा लगाना शुरू किया कि डेट टू अमेरिका, यानी अमेरिका के खात्मे का नारा लगाना शुरू कर दिया। अब ये नारा और साथ ही जो इन्होंने कहा उसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, इस वायरल वीडियो के बाद इजराइल और अमेरिका को ये मौका मिल गया बताने का कि भाई साहब देखो, ईरान हमारे बारे में क्या सोचता है, हम तो डील करना चाहते हैं लेकिन ईरान हमारे खात्मे की बात करता है, इस वजह से ही हम ईरान पे आए दिन हमला करते रहते हैं। ये बात अमेरिका और इजराइल ने बोली, लेकिन ईरान ने अगर ये बात बोली है तो इसके पीछे की वजह क्या है अब मैं आपको डिटेल बताता हूं। सबसे पहली वजह आप जानिए और खबर आपकी स्क्रीन पे है कि ईरान के खिलाफ या फिर यूं कहा जाए कि लेबनान के खिलाफ इजराइल का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मिनिस्टर है वो और साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो इन दोनों ने मीटिंग की और मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि लेबनान साइड में हमारी जो सेना घुसी हुई है वो सेना उतनी ही अंदर रहेगी, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे, हमारी सेना लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। पहली खबर, इस खबर को अभी ध्यान से आप सुनिएगा कि लेबनान से हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी, यानी जो इजराइल है वो लेबनान के ऊपर अपना कब्जा जमा के बैठा रहेगा। दूसरी खबर अब आप सुनिए, यूनाइटेड नेशन के इन्वेस्टिगेटर ने जब गाजा के अंदर जांच पड़ताल की तो पता चला कि इजरायलियों ने जानबूझ के गाजा के बच्चों को टारगेट किया ताकि इन बच्चों को मारा जा सके। और इसके पीछे बड़ी वजह दोस्तों ये निकल के सामने आई कि इजराइल का मकसद ये था कि अगर हम बच्चों को ही मार देंगे तो फिर यहाँ कोई जवान कैसे होगा भाई। अगर छोटे छोटे पौधों को आप काट देंगे तो वो पौधा पेड़ कहाँ बनेगा, और जो पुराने पेड़ हैं वो धीरे धीरे करके सूख ही जाएंगे, यानी जो पुराने फिलिस्तीन के लोग हैं वो धीरे धीरे करके मर जाएंगे अपनी उम्र के साथ, या फिर इजराइल उनको मार देगा। और जो बच्चे जवान हो रहे हैं अगर उनको मार दिया जाएगा तो जो फिलिस्तीन की पॉपुलेशन है, जो गाजा की पॉपुलेशन है, वो डे बाय डे ड्रॉप हो जाएगी। और ऐसे हाल में जब इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फिर उस जमीन को कब्जा करना आसान होगा। ये दो बड़ी खबरें आप सुनिए। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि हम ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगने देंगे। अब आप सोच के देखिए कि जो देश ये तीन काम करता हो, पहला काम कि दूसरे देश की जमीन पे कब्जा करना,
दूसरा काम कि बच्चों को मारना, जेनोसाइड करना, मासूम बच्चों को मार देना ताकि वो बड़े ना हो सकें। और तीसरा कि किसी दूसरे देश में जो 2000 किलोमीटर दूर एक देश है, वहां पे अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उस डेवलपमेंट को हम नहीं होने देंगे। अब ये काम अगर कोई देश करता है तो फिर उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज्यादा चीजें मैं नहीं बोलूंगा, आगे आप समझदार हैं। खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान का तेवर लगातार इतना एग्रेसिव है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ईरान इतना गट्स ला कहां से रहा। क्या कुछ ईरान ने कहा है वो अभी मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताता हूं। सबसे पहली बात आपको मैंने बताई थी कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उसने कहा था कि हम ईरान के पैसे अनफ्रीज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि ईरान उन पैसों का इस्तेमाल गलत जगहों पे नहीं करेगा, मतलब ना ही हिजबुल्लाह को फंड करने में करेगा, ना ही हुतीज को फंड करने में करेगा, और हम जो चाहेंगे वही ईरान करेगा, तभी हम पैसे अनफ्रीज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये शर्त जेडी वेंस ने रखी। अब इस पे ईरान ने साफ तौर पे अमेरिका को यह बता दिया कि भाई साहब हमारे पैसे हैं और ये पैसे तुम कोई खैरात में अनफ्रीज करके नहीं दे रहे हो, हमने तुमको इतना रेला है तो उस रेलाई के बदले कंपनसेशन में तुम हमको दे रहे हो कि भैया अब मत मार देना। तो ऐसे हाल में तुम शर्त नहीं रख सकते, हाँ तुम शर्त नहीं रख सकते कि उन पैसों का हम क्या करेंगे, हमारी जो मर्जी होगी उन पैसों का हम वही इस्तेमाल करेंगे जिससे जो बन पड़ता हो बन जाए, और अगर हमारा कोई कुछ उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले। यानी ईरान ने अमेरिका की भी आंख में आंख डाल के ये बात बोल दी कि हमारे पैसे हैं, हम चाहे उसको हिजबुल्लाह को दे, चाहे हमास को दे, चाहे हुतीस को दे, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमें बताएं कि क्या करना है क्या नहीं। दूसरी बड़ी बात सुनिए, इजराइल की तरफ से अमेरिका की कान में धीरे से ये बात बोली गई कि लगे हाथ यार बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में भी अगर आप थोड़ा सा बातचीत कर लेते तो सही रहता। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की कितनी खतरनाक है आपको पता ही है, और आपको ये भी पता है, मैंने आपको बताया भी था कल कि भाई ईरान ने अपने खुर्रम शहर 5 की भी टेस्टिंग कर ली, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ गई, जो वारहेड 2000 किलो तक लेके जा सकता है। तो ऐसे हाल में इजराइल की टेंशन तो बढ़नी है, अमेरिका की भी टेंशन बढ़नी है। तो इन दोनों ने ईरान को ये ऑफर दिया कि यार तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम ले लो, और ये बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज भी थोड़ा सा कम कर दो यार, और इसको थोड़ा सा रोक दो। इस पे ईरान ने साफ तौर पे कहा कि बेटा परमाणु का मामला ऐसा था कि हमारी जो एक विचारधारा है, हमारी जो एक सोच है, और हमारी कुरान ने हमको जो सिखाया है उसके हिसाब से हमने पहले भी कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम अभी भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर जंग चल भी रही होती तब भी हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाते, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जो है वो हमारे डिफेंस का हिस्सा है, तो हम डिफेंस के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और बैलिस्टिक मिसाइल पे कोई भी नेगोशिएशन अमेरिका के साथ ईरान नहीं करेगा। ये बात साफ तौर पे ईरान ने बता दी है, और इतनी गट्स अगर दिखा रहा है ईरान, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ईरान कहीं से भी अमेरिका और इजराइल के आगे झुक नहीं रहा। आज आपके सामने एक अपडेट देता हूं, जो इजरायली बड़े कॉन्फिडेंस में कहते थे कि भैया हम तो ईरान को बाल बराबर नहीं समझते, हमारे पास थार्ड डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास आयरन डोम है, हमारे पास लेज़र बीम है, हमारे पास पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास अलग अलग मिसाइलें हैं, तो हम ईरान का लोड क्यों लें। आज उन्हीं इजरायलियों से वोटिंग कराई गई, पोलिंग कराई गई, रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि 92% इजरायलियों का मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर जो हमला किया, इस हमले में ईरान को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, और 92% इजरायली ये मानते हैं कि इजराइल हार चुका है इस जंग को। 92% इजराइल ये बात मान रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो जंग चली थी उस जंग में इजराइल बुरी तरीके से पिटा है, बुरी तरीके से लात खाया है। अब आप सोच के देखिए कि ईरान ने ना केवल आर्मी लेवल पे इनको तोड़ा है, बल्कि जो आवाम थी उसका भी मनोबल तोड़ा है, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपनी आवाम को मोटिवेट करते हुए कह रहा है कि भाई साहब थोड़ा सा यार लड़ो, हार गए हो, पतलून गीली हो गई, ठीक है लड़ो यार, नहीं तो पूरी दुनिया थूकेगी। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि ईरान के जो राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान साहब हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं, और पाकिस्तान में इस समय मौजूद भी हैं, वहां पे आखिरी कुछ डील की बातचीत होनी है। अब यही चीजें मुझे नहीं पसंद आती। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये गलती बार बार ईरान करता है कि डील में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है, पिछली बार भी यही हुआ था 2025 में, कि जहां जहां अमेरिका कह रहा था, बार बार ईरान के डेलीगेशंस पहुंच रहे थे, चाहे वो अब्बास अराची हो, चाहे गालिबाफ हो, इवन पेजेश्कियान के खास लोग बार बार पहुंच रहे थे। और ऐसे हाल में उस दौरान भी मैंने कहा था कि अगर आप ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। एक सिंपल सी बात है कि किसी के घर आप ज़्यादा जाने लगते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है उस घर में। पहले दिन आप जाएंगे बढ़िया गिलास में पानी आएगा, दूसरे दिन जाएंगे तो आपको बिस्किट पानी मिलेगा, तीसरे दिन एक बोतल रख दिया जाएगा, चौथे दिन तो आपको खुद से पानी लेना होगा।
5वें दिन तो बंदा आपसे कह देगा भाई पानी लेने जा रहा, मेरे लिए भी लेते आना। तो बार बार ईरान ये जो गलती कर रहा है कि कभी पाकिस्तान में जाके बातचीत कर रहा, कभी कहीं और जाके बातचीत कर रहा, यही ईरान गलती करता है हर मर्तबा। और इसी गलती की वजह से अमेरिका और इजराइल को यह गलतफहमी मिल जाती है, गलतफहमी हासिल हो जाती है कि भाई साहब लगता है ईरान कमजोर है। और यही गलती नहीं करनी चाहिए ईरान को। ये बात मैं उस दिन भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं। खैर इसी दौरान दोस्तों रशिया से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि रशिया के अंदर एक पत्रकार थे जिनका नाम था ग्रिगोरी ने हाल फिलहाल में पुतिन के खिलाफ एक खुलासा किया था। ग्रिगोरी ने कहा था कि जो पुतिन है वो कई सारी गर्लफ्रेंड्स रख चुके हैं और कई लड़कियों से उनके नाजायज संबंध वगैरह भी हैं। ये तमाम खुलासे इन्होंने किए थे, एक वरिष्ठ पत्रकार थे। लेकिन हाल फिलहाल में खबर आई है कि ग्रिगोरी की अचानक से मौत हो गई है और बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और वजह यह बताई गई कि ग्रिगोरी ने जो मशरूम खाया था वो मशरूम जहरीला था। अब कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, इसको लेके बड़े सवालिया निशान इस वजह से खड़े हो रहे हैं चूंकि आज तक जिसने भी पुतिन के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की, आज तक जिसने भी पुतिन के खिलाफ कोई खबर छापने की कोशिश की, आज तक जिस भी देश ने पुतिन से टकराने की कोशिश की, हर उस शख्स का हाल यही हुआ जो हाल ग्रिगोरी का होता है। इस वजह से ग्रिगोरी की मौत इस समय सवालों के घेरे में। खैर इसी दौरान दोस्तों एक और अपडेट निकल के सामने आ रही है। अपडेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कतर के दोहा में एक गैस प्लांट पे बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में कई सारे लोग मारे गए। और सबसे अफसोसनाक बात दोस्तों अब निकल के सामने आ रही कि जितने लोग मारे गए, लगभग 12 से 14 लोग मारे गए थे, उनमें से 12 के करीब ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी हैं। 12 हिंदुस्तानियों की मौत हुई है, शायद 2 पाकिस्तानी भी हैं। अब आप सोच के देखिए कि ये देश जहाँ पे बड़े बड़े गैस के कारखाने हैं, जहाँ पे तेल की रिफाइनरीज हैं, आज वहाँ की सच्चाई भी आपको बता देता हूँ। कहानी आप सिंपल से सोचिए कि देश उनका है, मुल्क उनका है, वहाँ पे गैस प्लांट उनका है, साथ ही जो LPG LNG प्लांट है वो भी उनका है। लेकिन वहाँ पे जहाँ खतरनाक चीज़ें होती हैं वहाँ पे काम करने वाले भारतीय और पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तानियों के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो उनके देश का मसला है कि वो कहाँ जाके कमाते हैं। लेकिन यहाँ ये बात इसलिए उठा रहा हूँ कि हमारे देश का हर एक नौजवान आज पैसे की किल्लत से इस वजह से जूझ रहा है और इस कदर जूझ रहा है कि वो दूसरे देश में जाके अपनी जान को जोखिम में डाल के कमा रहा। क्यों? अगर हमारे देश की सरकार कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी नौकरी दे पाती तो जाहिर सी बात है हमारे देश के नौजवान वहां जाके अपनी जान ना गंवाते। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है वो भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश की कहानी सुनिए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब है मोहन यादव जी, जिनके बारे में बीजेपी ने कहा था कि भाई साहब ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, मतलब ना भ्रष्टाचार होगा ना भ्रष्टाचार करने दूंगा। लेकिन अब रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 2021 से लेकर 2026 तक मोहन यादव और इनके परिवार ने हर साल कम से कम 168, 160, 150, एक मोटा मोटी आंकड़ा पकड़ा लें, 150 एकड़ जमीन मोहन यादव के परिवार ने खरीदी। अगर टोटल संपत्तियों की बात करें तो 385 एकड़ के करीब की जमीन मोहन यादव के रिश्तेदारों ने खरीदा। और यह जमीन ऐसे लोकेशन पे है जहां साल 2035 तक एक ऐसा प्रोजेक्ट फाइल होना है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिससे जमीन की कीमत 10 गुना हो जाएगी। मतलब जो जमीन आज वहां पे 1 लाख रुपए बीघा होगी वो जमीन आने वाले टाइम में 1 करोड़ रुपए बीघा हो जाएगी साल 2035 तक। और अभी से ये इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब ये रिपोर्ट जब निकल के सामने आई तो बड़े बड़े न्यूज चैनल, इवन कांग्रेस ने भी बहुत बुरी तरीके से हमला किया। किसने कितना खरीदा है सामने आप देख भी सकते हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पे कोई सफाई निकल के सामने नहीं आई है। भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में इस कदर बढ़ चुका है कि कहानी आप सुनिए। राम मंदिर जिसको बनाने के लिए न जाने कितनी मर्तबा खून बहा, न जाने कितनी मर्तबा हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो गए, मन में कितनी नफरत, कितनी हिंसा, कितना वैमनस्य भर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी आज उसी राम मंदिर की कहानी ये है कि हर दिन नए नए घोटाले निकल के सामने आते हैं। कहीं करोड़ों की जमीन का घोटाला, कहीं करोड़ों के दान का घोटाला। और अब सुनिए, जैन समाज ने बकायदा 220 किलो चांदी भेजी थी और इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। भेजने वाले शख्स ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। इससे पहले कि ये वीडियो डिलीट हो जाए आप इस वीडियो को देख लें। तो मेरा नाम राजू मनवानी है, मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया।
हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें यह कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। यह तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये शख्स कैमरे के सामने आके आरोप लगा रहा है कि चंपत राय जो पूरा मामला देख रहे थे उनके राजकाज में 220 किलो चांदी चंपत हो गई। लेकिन जो हमारे देश का हिंदू समाज है उसको इससे मतलब नहीं है। उसको मतलब इस चीज से है कि मुसलमान कितना परेशान रहे और कितना फंसाया जाए। बरेली का एक वीडियो आपको दिखाता हूं और बहुत खोज के वीडियो में लेके आया क्योंकि ये वीडियो मिल नहीं रहा था। इस वीडियो में आप देखेंगे कि 10 से 12 साल का एक मासूम छोटा सा बच्चा ये गली से जा रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आप वीडियो देखें थोड़ा, फिर बताता हूं इसके बारे में आपको। इस वीडियो में आपने देखा 10-12 सेकंड का ये वीडियो है, रात के अंधेरे का वीडियो है। एक बच्चा गली से दौड़ता हुआ जा रहा, इसी दौरान पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। अब ये वीडियो किसी ने किसी को भेजा, फिर किसी ने किसी को भेजा और इसके बाद ये कहा गया कि ये जो बच्चा था ये मुसलमान था। अच्छा, मुसलमान था भी, और चूंकि मुसलमान था और मौका क्या था, ताजिए का, तो ताजिया के मौके पे, मुहर्रम के मौके पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं, वो भी मुसलमान बच्चे द्वारा, तो फिर उससे बड़ा गद्दार कौन है? फौरन उसको टांग दो, फांसी दे दो, मैं भी कहता हूं दे दो यार। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, और मैं चाहूंगा कि यूपी पुलिस और बरेली पुलिस का आप लोग धन्यवाद दें कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से सही से जांच पड़ताल की। और जब सही से जांच पड़ताल हुई तो क्या पता चला कि ये जो बच्चा था इसने कुछ बोला ही नहीं था। बगल के रहने वाले दो हिंदू शख्सों ने, लड़के भी नहीं थे, बड़े थे, 30-30, 35-35, 40-40 साल इनकी उम्र थी, इन्होंने उकसाया। उकसाने के बाद लालच देके, धमकी देके, बहला फुसला के उस बच्चे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, खुद भी लगाया, और इसके बाद उस वीडियो को सर्कुलेट कर दिया ताकि ताजिया का जो मौका है, मुहर्रम का जो मौका है, उसमें दंगे भड़के, हिंसा भड़के और बरेली में मुसलमानों को टारगेट किया जाए। और आम जनता जो एक मासूम आदमी है उस तक ये वीडियो जब फॉरवर्ड होकर पहुंचे, न्यूज चैनलों में, गोदी मीडिया में ये चीजें दिखाई जाए, तब उसको लगे कि यार इस देश के मुसलमान के बच्चे में इतनी नफरत क्यों है और पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है। जाहिर सी बात है ये सवाल दिमाग में आएगा। वो तो मैं हूं कि आज सारी सच्चाई आपको बता रहा हूं, आधी अधूरी सच्चाई अगर लोग देखते तो क्या होता। और ऐसा नहीं कि सच्चाई मैंने खुलासा कर दिया, पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस को सुनिए आप। दिनांक 21/6/2026 को ग्राम काईखेड़ा, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली में मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए ट्वीट की जांच में दो व्यक्ति, योगेंद्र पाल सनाब झम्मन सिंह व भुवनेश कुमार सनाब तेजपाल सिंह के द्वारा गलत नियत से एक बच्चे से उक्त कथन करवाकर शरारत किया जाना प्रकाश में आया है, जिसके क्रम में अभियुक्त को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि यूपी पुलिस ने क्या खुलासा किया है, और इस वीडियो को किसी ने शेयर नहीं किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें। खैर, इसी दौरान दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ, जिसमें 15-16 मासूम बच्चे मारे गए, अपनी जान की कुर्बानी उन्होंने दी। वो बेचारे अपने घरों के चिराग थे, अपने घर से पढ़ने के लिए आए थे। अब क्या जाति, क्या धर्म, क्या बात करनी उसकी, मासूम बच्चे थे। इसके बावजूद हर बार ऐसा जब कोई कांड होता है, माओ के आंचल जब सूने होते हैं, बाप की गोद जब खाली हो जाती है, कोई अपने घर का इकलौता था, कोई अपने घर की गरीबी गुर्बत दूर करने के लिए गया था, कोई इस उम्मीद में गया था कि मैं पढ़ लिख के इस देश की सेवा करूंगा, कुछ बनूंगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई कुछ भी बनना चाहता था, शब्द नहीं मेरे पास। अब जब ये कांड हो गया तो फिर लखनऊ और अलग अलग जगहों पे छापे पड़ने शुरू हुए और कई सारे कोचिंग संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। लेकिन कल भी मैंने यही सवाल आपके सामने रखा था, आज भी मैं यही सेम सवाल रख के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि कोई भी जांच पड़ताल, कोई भी ये जो त्वरित कार्रवाई होती है, ये हादसा होने के बाद ही क्यों होती है?
हादसा होने से पहले ये काम क्यों नहीं होता? ये सवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हादसा होने से पहले ही हर बार ऐसे छापे पड़ के ये सुनिश्चित कर लिया जाता कि भाई साहब हर उस भीड़ वाली जगह पे जहाँ पे बच्चे आते हैं, जहाँ पे कोई भी शख्स जाता है, वहाँ पे आग से बचाव के बढ़िया इंतजाम है, भूकंप से बचाव के बढ़िया इंतजाम है, बाढ़ से बचाव के बढ़िया इंतजाम है, और निकलने की प्रॉपर जगह, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आदमी निकल सके। फॉर एग्जाम्पल सारे इंतजाम बढ़िया, लेकिन अगर निकलने की जगह बढ़िया नहीं। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, 2nd फ्लोर पे कोचिंग है, निकलने की जगह नहीं है, अचानक से मधुमक्खियों ने ही हमला कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो निकलने की प्रॉपर जगह बहुत जरूरी है। अचानक से दम घुटने लगे तो क्या होगा? ऐसे हाल में ये तमाम चीज अगर सही मानकों पे जांच पड़ताल हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि हर साल कम से कम 10,000 लोगों की जान बचेगी। 10,000, और 10,000 लोग अपने घरों के लाल होते हैं। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात करें।